वक्त हमें वक्त दर वक्त बहुत कुछ सिखाता है और ये हमें तब समझ आता है जब हम वक्त रहते वक्त की बात को समझ लेते हैं। जिंदगी के बाद अगर जीना है तो एक काम कर लेना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना जिंदगी में। जिंदगी जिंदाबाद। जद भी तुसी जिंदगी विच किते नवा कदम रखदे हो, कई बार तुहानू नजर कुछ नहीं आउंदा। हौली हौली तुहाडी सोच मजबूत हुंदी है, आत्म विश्वास वधना शुरू हुंदा है। गेट अक्रॉस विखे ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੀਟੀਈ ਆਇਲਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9084200002 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਰਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭਮ ਪਰੁਥੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ कि सुना है कि एक दिन सबका मुकद्दर बदलता है। सुना है एक दिन सबका मुकद्दर बदलता है। यह और बात है कि फ़कीर झोली लिए घर से निकलता है। यह और बात है कि फ़कीर झोली लिए घर से निकलता है। ज़रा सी रोशनी कम हो तो कोई बात नहीं, ज़रा सी रोशनी कम हो तो कोई बात नहीं। क्या यह कम है कि चिराग आंधियों में भी जलता है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MDS ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ टाइम ਦਿੱਤਾ जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। मैम जैसे शुरुआत करते हैं कि स्टडी में जैसे आगे चलते चलते सुना है कि आपने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। हाँ जी, पहले मैंने मेरी जो सारी स्टडी है BDS भी है और MDS भी है, दोनों पंजाब से ही हैं। ठीक है। तो जब मैंने BDS करी उसके बाद मेरा मन था कि मैं MDS करूं, क्योंकि उस टाइम पे तो अपने सिटी में MDS कोई भी नहीं था। तो मेरा मन था कि मैं आगे MDS परस्यू करूं। तो उसमें मुझे मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिला कि उन्होंने मुझे कहा कि हाँ कि तू कर ले। तो उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया, फिर मेरी MDS में एडमिशन हुई। तो जब MDS में एडमिशन हुई तो एंटर करते ही जो है वो मेरी एंगेजमेंट हो गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई। फर्स्ट ईयर ऑफ MDS में शादी हो गई थी मेरी। तो 2.5 साल मैंने फरीदकोट से अप डाउन किया। तो उसमें मेरे इन लॉज का फुल सपोर्ट था। उनकी सपोर्ट के बिना मैं पढ़ भी नहीं सकती थी। आप समझ ही सकते हो कि इंडियन फैमिलीज़ में जो न्यूली मैरिड डॉटर इन लॉ होती है उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट मेरे इन लॉज ने मुझे फुल कोऑपरेट किया। ऐसी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अगर मैं आती थी, मैं अपना काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मुझे कभी नहीं कहा गया कि आज घर में ये सुख है ये दुख है, तूने यहाँ जाना है, यहाँ तक ये अटेंडेंस ज़रूरी है, या मेरे से कोई घर का कोई काम एक्सपेक्ट किया हो, कभी नहीं एक्सपेक्ट किया। और पूरा ये था कि बेटे तू पढ़ ले। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने इस टाइम में मेरे को फुल कोऑपरेशन दिया और उन्हीं की कोऑपरेशन की वजह से मैंने बहुत इजीली अपनी जो MDS है वो कंप्लीट की। और शायद कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रेस था कि मैं मैरिड हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रही, शायद मैं इस चक्कर में ज़्यादा पढ़ लेती थी। तो एंड में उसका मुझे वो कहते हैं ना हार्डवर्क का हमेशा रिज़ल्ट तो मिलता ही है। तो एंड में मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो मुझे उसके लिए गोल्ड मेडल मिला। इसका मैं पूरा श्रेय अपनी दोनों फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को देना चाहूँगी।
उनका फुल कोऑपरेशन था मुझे उस टाइम पे, उनके बिना नहीं हो सकता था ये। मैम जैसे आप घर पे मैनेज करते हो और आप जैसे मतलब कि वो क्लिनिक पे भी, तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, पहले थोड़ा इजी था, जब तक बेबी नहीं होता तो आपका थोड़ा इजी रहता है कि आपके पास सिर्फ घर है और काम है। जब बच्चा हो जाता है तो आपका ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि टीम वर्क है, सिंगल पर्सन तो कुछ भी नहीं कर सकता कहीं पे भी, है ना। तो टीम अगर आपकी अच्छी है तो आप एक्सेल कर सकते हो, और टीम बाय गॉड्स ग्रेस मेरी बहुत अच्छी है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे इन लॉज भी। तो अब मेरा बेटा हुआ तो 6 मंथ्स तक मेरे मदर रेगुलरली आते रहे हैं रोज़, ठीक है। और सुबह पहले मेरे मदर इन लॉ देख लेते थे, फिर शाम को जब मैं क्लिनिक जाती थी तो मेरे मदर देख लेते थे। अब क्योंकि मैं स्ट्रेस फ्री थी, चाहे आपके पास कितने केयर टेकर्स हों, कितना ही कुछ हो, लेकिन आपका जो फेथ है वो अपनी फैमिली पे ही होता है ना। तो अपने छोटे बच्चे के साथ अगर आपने क्लिनिक मैनेज करना है तो मेरे सपोर्ट में मेरी मदर इन लॉ और मेरे मदर दोनों थे, और मेरी सिस्टर भी थी। तो ये तीनों मिल के कैसे भी टाइम डिवाइड करके तीनों ने मिल के मेरे बेटे को देख लेना होता था, तो मैं स्ट्रेस फ्री होती थी और अपने काम में ध्यान दे सकती थी। तो ये टीम की वजह से ही, जो हमारी फैमिली की टीम है, एक दूसरे को बूस्ट करती है, एक दूसरे को एनकरेज करती है। कभी भी आप कह दो कि पढ़ना है, यहाँ जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो क्लिनिक पे जाना है, तो सब यही बोलते हैं तू जाया, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो बस इसी की वजह से हो पाता है, अकेला तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो आपका साथ में सपोर्टिंग आपका क्रू होता है, क्रू कह लो, स्टाफ मेंबर्स, असिस्टेंट्स होते हैं, वो भी अच्छे हैं, तो उनकी सपोर्ट से भी जो है वो मैनेज हो जाता है। बाकी तो एट द एंड ये है कि भगवान की कृपा है, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैम जैसे जीवन में माता पिता कितना महत्व होता है? पूरा महत्व है जी, उनके जीवन अपना जो दान ही है, जो अपने को जीवन मिला है उन्हीं की वजह से तो मिला है, ठीक है। और मेरे तो शुरू से ही ऐसे था कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है, और मेरे पापा भी अकेले ही हैं। तो ऐसा हमें हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसे नहीं रखा कि भी बेटियां हैं या कुछ ऐसे है, कोई हमें किसी भी तरह का, हम तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जिए हमेशा, कि हम दोनों जो हैं, हम दोनों ने जो अपना जैसे पढ़ना चाहा, जैसे जो करना चाहा। जब मेरी सारी फैमिली जो है ना, जो मेरी पेरेंट्स की फैमिली है, सारी बिजनेस बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो हमें कभी भी लेकिन ये नहीं बोला गया कि इतना ही पढ़ना है या आगे अभी तुम्हारी शादी कर देते हैं। हम दोनों सिस्टर्स ने जब जो करना चाहा पढ़ाई को लेके, तो हमें उसमें फुल सपोर्ट किया हमारे पेरेंट्स ने कि ये सब्जेक्ट चूज़ करना है, ये कर लो, यहाँ कोचिंग लेने जाना है, वहाँ चले जाओ, फुल सपोर्ट किया। वैसे आजकल सारे पेरेंट्स ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हमें भी अपनी फैमिली की तरफ से इस फुल सपोर्ट मिला है। तो जैसे जैसे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम आगे बढ़ते गए, भगवान रास्ता दिखाता गया, तो आगे हमें जो मिला एट द एंड, काम करते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो उसका आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा। मैम जैसे ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त करने के बाद माँ बाप का जो एहसान है वो भूल जाते हैं। सर वो कहीं ना कहीं भुगतते हैं बाद में जाके। जैसे आप जो कर्म करोगे वो आपका एक कार्मिक अकाउंट होता है, ठीक है ना, भगवान सब देखता है। आप अगर आप सफलता प्राप्त करने के बाद ये सोचो कि ये मेरी सिंगल पर्सन की सफलता है या मेरे सिंगल के एफर्ट्स हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। किसी के, आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो बाद में आपके स्पाउसेस हैं, बाद में आपकी इन लॉज की फैमिली है, सबके मिला जुला के एफर्ट्स होते हैं। अगर आप सफलता को सर पे चढ़ा लोगे तो सूनर और लेटर आपका जो गिरना वो तय है। वो आपकी जो डीड्स हैं वो फीड हो रही हैं, वो रजिस्टर हो रहा है, कार्मिक अकाउंट में रजिस्टर हो रहा है। वो अकाउंट कहीं ना कहीं खुलना ही है, आज नहीं तो कल आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। वो एक बार भले ही कोई, जब होते हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जब उनको थोड़ी सक्सेस मिल जाती है तो उनको लगता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ बन गए हैं। उसको पॉजिटिव वे में रखो आप कि हाँ ठीक है आप कुछ बन गए हो, लेकिन आप अपने जो रूट्स हैं, जो आपकी अपने जो पेरेंट्स हैं, अगर आप उनकी तरफ रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे या उनको आप वैसे रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, फिर आपका लाइफ में फेल होना तय ही तय है। वो देख लेंगे आने वाले टाइम में, उनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैम जैसे छोटे बच्चे, जैसे आपका भी बच्चा छोटा है, तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर आजकल ये है, छोटे बच्चे क्या, बड़े ही नहीं छोड़ते हैं। हम अपन खुद भी नहीं कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट फिर भी स्क्रीन टाइम जो है ना, बच्चों का लिमिट करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग स्टेज में हैं। तो बच्चों को दूसरी तरफ उनका कैसे भी डाइवर्शन करना चाहिए।
बेसिकली क्या है जो मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स को ही होता है कि थोड़ी देर हम रिलैक्स हों, हम भी देख लें, थोड़ी देर बैठ के ये भी देख लें, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये आ जाता है और बच्चे वही फॉलो करेंगे जो बड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने लिए खुद डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, पहले पेरेंट्स को खुद छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सारा दिन बच्चों को बोलेंगे कि मत देखो और हम खुद देखते रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले पेरेंट्स को खुद छोड़ना पड़ेगा। कोई भी है उनको जो उनके लिए जो एग्जाम्पल है वो पेरेंट्स खुद हैं, जैसा एग्जाम्पल पेरेंट्स सेट करेंगे वैसा ही बच्चे हो जाएंगे। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये नुकसान तो करता ही है आपकी आईज़ को, आपकी जो मेंटालिटी है। अब आप बच्चे हैं, रील्स देखते हैं, वो इतने शॉर्ट स्पैन की होती हैं कि ऐसे जस्ट थंब किया ऊपर आ गया, फिर थंब किया ऊपर आ गया, तो जो फोकस है आपका बहुत सूनर शिफ्ट होता है, जल्दी शिफ्ट होता है, एक के बाद नेक्स्ट कंटेंट क्या आ रहा है पता नहीं है, माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। तो लैक ऑफ अटेंशन का, लैक ऑफ फोकस का ये प्रॉब्लम आता है बच्चों में। और दूसरी जो सबसे मुझे बड़ी बात लगती है कि आपका कोई कंटेंट पे कंट्रोल तो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आएगा, कि वो उस एज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको कैसे भी करके, चाहे आप बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी में करवाओ, एंगेज करवाओ, चाहे आप बच्चों के साथ खुद खेलो, कैसे भी करो, लेकिन थोड़ा सा तो लिमिट करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात ये भी है सर कि कुछ भी, जैसे सपोज मैंने कहीं देखा था कि आज से 20-25 साल पहले अगर ऐसे होता था कि मुझे घर से थप्पड़ पड़ा, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाके बोलता कि आज मुझे थप्पड़ पड़ा, तो सामने वाला कहता था मुझे भी कल पड़ा था, कोई खास बात नहीं थी। एक हर ट्रेंड होता है, हर एज का, हर एक जनरेशन का ट्रेंड होता है। अब अगर आज आप अपने बच्चे को बिल्कुल मोबाइल से कट ऑफ कर देते हो, क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 19 बच्चे थोड़ा बहुत देखते हैं, सिर्फ आपका बच्चा नहीं देखता है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लेक्स भी आएगा कि ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं दो, आप एक तो उसमें कंटेंट पे कंट्रोल करो, बच्चों को कुछ ऐसा दिखाओ जो उनके लिए हेल्पफुल हो। बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ या बहुत सारी पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे अच्छे शोज़ हैं, चैनल्स हैं जो उनको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनको कुछ ऐसा दे दो। लेकिन अगर आप बच्चों को बिल्कुल डिप्राइव कर दोगे किसी भी चीज़ को लेके, अगर अपन बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर देते हैं बच्चे को, और उसको स्कूल में लगेगा या ट्यूशन पे लगेगा कि बाकी सब बच्चे ये करते हैं, मेरे पास ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लेक्स भी आएगा और अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स नेगेटिविटी भी आएगी। तो दो, लेकिन कंट्रोल में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो सबको ही पता है। मैम जैसे कॉमन डेंटल डिसीज़ कौन कौन से होते हैं? कॉमन डेंटल डिसीजेज जो अपने एरिया में मैंने जो नोट किया ना, एक तो केरीज तो है ही, जो कीड़ा लगना है। ठीक है, दूसरा गम डिसीजेज हो गई। ठीक है, तीसरा अपने पानी में शोरा बहुत है जिसे फ्लोराइड कह देते हैं, फ्लोराइड लेवल्स बहुत हाई हैं, तो स्टेनिंग और वीक हाइपोप्लास्टिक इनामल, मतलब दांत जो है वो पतले और उस पर ब्राउन कलर का जो स्टेन है, जैसे बहुत सुंदर दांत नहीं है। अक्सर लोग बोल देते हैं, लड़कियां जो बाहर से मैरिड होके यहाँ आती हैं ना, उनकी कंप्लेंट होती है कि मैम जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से ही मुझे दांतों की प्रॉब्लम आई है, तब से मेरे दांत गंदे हो गए हैं। ये अक्सर उन लेडीज़ की प्रॉब्लम है जो फाजिलका अबोर की बाहर की बेल्ट की हैं, कोई गंगानगर से आ रहा है जिधर इतना पानी में फ्लोराइड लेवल नहीं है, वो लोग आके बोलते हैं कि शादी के बाद मेरे दांत खराब हो गए हैं। यहाँ पानी में फ्लोराइड लेवल्स हाई होने के करके स्टेनिंग भी आती है और दांत का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे वैसे इन जनरल लगती है ना, वो नेग्लिजेंस की है। ठीक है, हर बंदा साल में कोई एक बार ट्रिप करने जाता है या कोई मूवी देखने जाता है, लेकिन आप खुद भी शायद कभी ये नहीं सोचते होगे कि मैं एक बार जाके अपना डेंटल चेकअप करवाया हूँ। रूटीन डेंटल चेकअप जो है ना, वो उसके ऊपर नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी मतलब साल में 2 या 3 पेशेंट ही ऐसे आते हैं जो आकर ये बोलते हैं कि हमें है कुछ भी नहीं, लेकिन हम चेकअप करवाने आए हैं। ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ों पे लोग खर्च करेंगे, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं है। रेगुलर चेकअप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ भी चीज़ को अगर आप स्टार्टिंग में पकड़ लेते हो, जैसे मान लो आपके दांत को कीड़ा लगना शुरू हो रहा है, तो आपको पेन नहीं होगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उस स्टेज पे सिर्फ एक सिंपल फिलिंग से, जो सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोसेस है, उससे आपका दांत बच सकता है। लेकिन अगर वो आपने इग्नोर कर दिया, वो डीप होता गया, तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका रूट कैनाल होगा, फिर आपकी कैपिंग होगी,
विजिट्स भी ज़्यादा, ट्रीटमेंट भी पेनफुल, खर्चा भी ज़्यादा। लेकिन अगर हम पेशेंट को बोलते हैं ना कीड़ा लग रहा है आप फिलिंग करा लो, तो पेशेंट बोलता है मैंने कोई तकलीफ नहीं हैगी जी, मैं तो वैसे ही आया सी, मैं तो कुछ और दिखान आया सी। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग जाता है कि डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, अपने पैसे बनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई हम आपके इन फ्यूचर पैसे बचाने के लिए बोल रहे हैं, वो तो आपकी चॉइस, हम धक्का तो नहीं कर सकते ना किसी को। बट रूटीन डेंटल चेकअप्स करवाने चाहिए, बिल्कुल करवाने चाहिए। और दूसरी बात कि एक जो जनरल रूल है डेंटिस्ट्री में, उसको हम 2-2-2 रूल बोलते हैं। फर्स्ट 2 स्टैंड्स फॉर विजिट्स, कि आपको साल में 2 बार मतलब एवरी 6 मंथ्स डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। जो सेकंड 2 है दैट स्टैंड्स फॉर कि आपको 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। और जो थर्ड 2 है दैट स्टैंड्स फॉर कि आपको मिनिमम 2 मिनट्स के लिए ब्रश करना चाहिए। ये गोल्डन रूल है 2-2-2। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप लॉन्ग रन में डेंटल डिसीजेस को बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ जी मैम, जैसे इसका प्रॉपर वे क्या होता है ब्रश करने का? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहले ब्रश करने लगते हैं, आधे तो नींदों में होते हैं, हाथ कहाँ जा रहे हैं, क्या फोर्स हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप ब्रश कौन सा यूज़ कर रहे हो। लोग पूछते हैं हमसे कि हम कौन से ब्रांड का ब्रश यूज़ करें। ब्रांड आप कोई भी उठा लो, मोर और लेस सब सेम है। ऊपर हमेशा सॉफ्ट लिखा होना चाहिए या सेंसिटिव लिखा होना चाहिए या सुपर सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, ऐसे वर्ड्स लिखे होने चाहिए। आपका ब्रश मीडियम या हार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो फोर्सेस हैं आपके वो वर्टिकल होने चाहिए, लंबाई में, हॉरिजॉन्टल नहीं होने चाहिए। ऐसे करने से जो ब्रश के फोर्सेस हैं वो टूथ के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं और आपका जो दांत है वो एज से पहले घिस जाता है और आपको फिर सेंसिटिविटी के इश्यूज आने लगते हैं। वर्टिकल मोशन होना चाहिए लंबाई में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ब्रश बहुत हल्के हाथ से करना चाहिए। हल्के हाथ का क्या मतलब है कि ये नहीं कि कई लोग कहते हैं कि कई लोग हमें पेशेंट आके बताते हैं कि मेरे पापा इतनी ज़ोर से ब्रश करते हैं कि सारे घर को पता चल रहा है कि ब्रश कर रहे हैं। इतना फोर्स नहीं लगाना है। जैसे अपन पेंटिंग ब्रश को होल्ड करते हैं ना और स्लो मोशन में हल्के हाथ से पेंट करते हैं, सिर्फ उतना ही फोर्स लगाना है। कुछ भी गोंद से नहीं चिपकता है अपने दांतों के साथ। एक लाइट फोर्स चाहिए और उसको जस्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज टाइप ऑफ ब्रश दैट शुड बी सॉफ्ट। दूसरा आपका वर्टिकल मोशन होना चाहिए। तीसरा कि आपकी पेस्ट कितनी लगानी है। जनरली आपने भी शायद ऐसे ही करते होगे कि जितना लंबा ब्रश है उतनी लंबी आप पेस्ट निकाल लेते हो। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ब्रश में अपने जो है ना डिटर्जेंट होता है, अब्रेजिव डाला होता है। तो जो आपका जो पेस्ट है वो सिर्फ पी साइज मटर के दाने जितना आपने लगाना है और उसी को ही फैला लेना है, ठीक है। इतना ही अपने को डेंट्रीफाइस मतलब जो टूथपेस्ट है वो चाहिए। जितना ज़्यादा आप टूथपेस्ट लगा रहे हो उतना ज़्यादा आप डिटर्जेंट लगा रहे हो। जैसे अपन कहते हैं ना सर्फ ज़्यादा डालेंगे कपड़े धोने वक्त तो झाग तो ज़्यादा बनेगी पर कपड़ों की गेटअप जाएगी, कपड़े खराब होएंगे, घिस जाएंगे। सेम है ब्रश, अपना जो टूथपेस्ट है उसमें भी डिटर्जेंट ही है, तो उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ही चाहिए। एक्सेस अमाउंट लोगे तो दांत आपके खराब होएंगे। ये और जो उसके बाद आता है ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक आपको करना है। जो ड्यूरेशन है बुक्स के अकॉर्डिंग 2 to 5 मिनट्स है, कि मिनिमम 2 मिनट्स है, मैक्सिमम 5 मिनट्स है। एंड लास्ट पे आता है कि सरफेसेस, आपके सारे सरफेस क्लीन होने चाहिए। ये नहीं आपने फ्रंट कर लिया, फ्रंट भी करना है, बैक भी करना है और जिस सरफेस से हम चबाते हैं उसको भी करना है। सारे सरफेसेस क्लीन करने चाहिए। और एक इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग एक धागा आंदा है, उन्हें फ्लॉस कहते हैं, ठीक है। फ्लॉस होता है आपके उन एरियाज़ के लिए जहाँ ब्रश नहीं जाता है, इंटरडेंटल एरियाज़ के, 2 दांतों के जो बीच की जगह है उसके लिए फ्लॉस आता है। कईयों के दांत आपने देखा होगा थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, उस एरिया में ब्रश नहीं जा सकता है, वहाँ आप कैसे क्लीन करोगे? वहाँ आपको फ्लॉस चाहिए। फ्लॉस इजीली अवेलेबल है, सारे मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है। हैंडल वाले भी आते हैं, बिना हैंडल वाले भी आते हैं। ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग करनी चाहिए। ब्रशिंग शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय फ्लॉसिंग। ये इंडिया में ट्रेंड कम है। जैसे जैसे अब लोग जो करने लग जाते हैं ना उनको हैबिट हो जाती है, उनको फिर अच्छा नहीं लगता है अगर वो फ्लॉस नहीं करे। जैसे अपन ब्रश नहीं करते तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अगर आप फ्लॉस की भी हैबिट डाल लोगे तो उसके बिना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये आता है टाइम, कि ब्रश कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए।
2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह करना चाहिए। बुक्स के अकॉर्डिंग आइडियली ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद करना चाहिए, और एक बार रात को सोने से पहले करना चाहिए। जब आपकी सारी मील्स कंप्लीट हो गई हैं, सब कुछ आपने खा पी लिया, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले करना चाहिए। ये 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। और तीसरा जो है कि आप लोगों को अक्सर ये डाउट रहता है कि हम माउथ वॉश यूज़ करें या नहीं करें, या माउथ वॉश को हम ब्रश से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर ब्रशिंग ज़रूरी है। ब्रशिंग आपका मैकेनिकल मेथड है कचरा निकालने के लिए, और जो माउथ वॉश है वो केमिकल मेथड है कि जहां आपका ब्रश नहीं गया वहां माउथ वॉश लिक्विड है, वो चला गया और उसने साफ़ कर दिया। पर आप सोचो मैं माउथ वॉश कर लूँ और ब्रशिंग नहीं करूँ, वो गलत है। माउथ वॉश कैन बी एडेड विद ब्रशिंग, लेकिन उसको आप ब्रशिंग को छोड़ के माउथ वॉश आप नहीं यूज़ कर सकते हो। मैम जैसे कई बार जैसे कुछ ठंडा गर्म लगता है वो। हाँ जी, ठंडा गर्म लगने के 2 मेजर रीजंस हैं। एक सिंपल सी आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली सबसे हार्ड लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर होती है, और तीसरी में अपनी नर्व्स होती हैं। अपनी जो ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है उसको इनामल बोलते हैं। इनेमल। अगर आपने ब्रश बहुत ज़ोर से करते हो, आपका हार्ड ब्रश है या आपकी टेक्निक फॉल्टी है, आपका इनामल चिप ऑफ हो गया, तो उस केस में आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप नर्व्स के क्लोज आ गए हो आप, तो नर्व्स तो हर कुछ फील करेंगे ही करेंगी। दूसरा कारण होता है कि आपके दांत को कीड़ा लग गया है, खड्डा बन गया है और आपकी नर्व्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी आती है। तो उसके लिए अगर तो आपका इनामल चिप ऑफ हुआ है तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आती हैं, सेंसोडाइन, सेंसोफॉर्म, ऐसी टूथपेस्ट आती हैं जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर को रिपेयर करती हैं, उसके ऊपर एक कोट बना देती हैं, तो आपको सेंसिटिविटी जो है ठंडा गर्म जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपको कीड़ा लगा है फिर आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फीलिंग हो, कीड़ा ज़्यादा डीप हुआ तो आपका रूट कैनाल भी हो सकता है। ये रहता है। हम जैसे कुछ खाने की चीज़ें कुछ ऐसी होती है, जैसे मोमोज होते हैं तो वो चिपक जाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए दांतों बिल्कुल के लिए? सर, सॉफ्ट एंड स्टिकी फूड होता है। जो सॉफ्ट फूड है, जो स्टिकी फूड है, जो चिपकता है मतलब दांतों से, वो अपने दांतों को नुकसान करता है। कुछ भी अगर जैसे कई लोग पूछते हैं चॉकलेट खा लें, आप कुछ भी खा लो, लेकिन उसके बाद एक बार कुल्ला ज़रूर करो। कोई भी चीज़ आपके टीथ के साथ अगर लंबे समय तक चिपकी रहती है तो वो नुकसान करेगी ही करेगी, फिर चाहे वो हेल्दी फूड ही क्यों ना खाया हो आपने। खाने के बाद रिंजिंग, कुल्ला करना ज़रूरी है, कुछ भी चिपका नहीं रहना चाहिए। सॉफ्ट फूड जो है, जो स्टिकी फूड है, वो थोड़ा ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि कई बार हम आलस कर जाते हैं, नहीं भी उठते, नहीं भी कुल्ला करते, उसके चिपकने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हार्ड फूड्स हैं, फाइबर रिच फूड है, जिसमें हमें चबाना ज़्यादा पड़ता है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है अपने मुंह के लिए, क्योंकि जितना हम चबाएंगे उतना जो मुंह का पानी है, सलाइवा है, उसका फ्लो बढ़ता है। और सलाइवा की जो है काम क्या है, वो क्लीनिंग करता है बेसिकली। वो मुंह में एक भगवान ने एक नेचुरल मशीन छोड़ी है सफाई की, लेकिन वो तभी स्टिमुलेट होगी जब आप चबाओगे सॉफ्ट फूड के आप सीधा ही निगल जाते हो, आपका सलाइवा जो है वो स्टिमुलेट ही नहीं होता है। तो आपको हार्ड फूड जो है डेफिनेटली ज़्यादा खाने चाहिए। सॉफ्ट एंड स्टिकी फूड से आपके जो कीड़ा लगने के चांसेस हैं वो बढ़ता ही बढ़ता है। एक जैसे हम कई बार देखते हैं रील्स वगैरह पे, फेसबुक पे, तो उस पे आता है कि जैसे 32 बार खाने को चबाना चाहिए। वही मैं आपको बोल रही हूँ, चबाना चाहिए, आपकी च्यूइंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। डेफिनेटली उससे काउंट पहले अंदर चला करके, जाता है। हाँ, वो अपने को आदत नहीं है। डेफिनेटली कोई भी इंसान काउंट करके तो नहीं खा सकता कि मैं 32 बार चबाऊं। वो एक बात बनी हुई है, 32 ही दांत है, तो एक वो प्रोवर्ब कह लो, मुहावरा कह लो, ऐसे काउंट करके तो कोई भी नहीं खा सकता ना कि मैं अब मेरा 32 बार हो गया तो मैंने अंदर लेके जाना है। लेकिन हाँ, सीधा निगलना नहीं चाहिए। जितना आप च्यू करते हो उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। हम जैसे चॉकलेट की बात कर रहे थे, तो एक भ्रम है जैसे बच्चों के जो टीथ ब्लैक हो जाती हैं, तो कोई तो ये बोलता है कि चॉकलेट खाने से ज़्यादा हो गए। सर बिल्कुल, मीठे से फ़र्क तो पड़ता ही है। जो बच्चों के दांत होते हैं वो थोड़े बड़े, देखो सारा कुछ भगवान ने एक ही दिया, सिर्फ दांत के 2 सेट दिए हैं कि जो एक बार जाएंगे और दोबारा आएंगे, अदरवाइज कोई बॉडी पार्ट जाके दोबारा नहीं आता, क्योंकि भगवान को भी पता है कि छोटे उम्र के बच्चे इन्होंने ऊट पटांग खाना ही है, तो वो मीठा जो है बच्चे थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट खाते हैं। एकदम से अपन स्टार्टिंग में बच्चों को हार्ड फूड तो नहीं देते, अपन सॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों के दांत दे आर मोर प्रोन टू डीके, कि वो जल्दी ज़्यादा कीड़ा लगता है।
तो उसका थोड़ा बच्चे उतना केयर भी नहीं कर पाते अपने दांतों की। तो इसलिए कीड़ा मल्टीपल रीजंस हो गए ना कि अगर बच्चे मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, अगर बच्चे चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, जो ये च्यूई मतलब जो चिपकने वाला फूड है, ये बच्चे कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, हर बच्चे के हाथ में पैकेट है, हर बच्चे के हाथ में आप देखिए, मुझे तो लगता है कि बच्चों की उतनी गलती नहीं है जितनी पेरेंट्स की है। उनको इंट्रोड्यूस कौन करवाता है? एक बच्चे को क्या पता कि मार्केट में चिप्स मिलते हैं, चॉकलेट मिलते हैं। अभी कोई बच्चा रो रहा होगा या आपके घर में कोई बच्चा आएगा ना, तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ही बोल दोगे, तेरे को मैं चॉकलेट दूंगा। आप कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलते कि तेरे को मैं पेंसिल दूंगा, तेरे को मैं नोटबुक दूंगा? नहीं, आप हर बंदा, चाहे वो उसका रिलेटिव है, चाहे पेरेंट है, कोई भी बड़ा है, लालच किस चीज़ का देता है कि तेरे को इधर आजा, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। हमने खुद ही सर उनको बिगाड़ा है, हमने खुद ही बिगाड़ा है। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि अब इतना उनको इजीली अवेलेबल कर दिया है, गिफ्ट देना है, चॉकलेट के हैम्पर्स आ रहे हैं, है ना, तो बच्चों को क्यों लगेगा कि ये गलत है? उनको तो बेचारों को नहीं पता ये सही है कि ये गलत है। उनको बहुत रेडिली अवेलेबल कराई गई हैं चीज़ें। बनाने वालों ने इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है, जगह जगह ये इजीली डिस्प्ले में है, अट्रैक्टिव कलर्स एंड डिज़ाइंस में है। तो वो सारा जो ये बच्चों की आती है, जो जेली वगैरह आती है, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इतनी मीठी है, निरी चीनी है देखा जाए तो, और ऊपर से दांतों के साथ चिपक जाती है। तो ये बच्चों के इसलिए दांतों को जो है कीड़ा जो है ज़्यादा लगता है। तो बच्चों का तो ज़रूरी साल में 2 बार चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर पेन आ गया, एक तो बच्चे कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़िकल्टी से कराते हैं। कुछ भी काम, बड़े को भी, आपको भी मैं डेंटल चेयर पे बिठा दूंगी ना, मुंह में इंजेक्शन लगाऊंगी, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर थोड़ी एंग्जाइटी होने लग जाएगी। और 4-4, 6-6 साल के बच्चे आते हैं सर, 2.5-2.5 साल के बच्चे आते हैं, कीड़ा लगा हुआ है, RCT का केस बना हुआ है, तो रो रो के बच्चे करवाते हैं। उधर से सामने मदर रो रही होती है, उधर बच्चा रो रहा होता है, पर करना तो है ही, क्योंकि वो दांत तो टूटेगा 10 साल की उम्र में, बच्चा खाएगा कैसे? अब एक बार हैबिट लग गई तो उसको उस बाद में बदलना, बड़े के लिए हैबिट चेंज करना डिफ़िकल्ट है, छोटे के लिए तो और भी डिफ़िकल्ट है। तो मैं सब बच्चों को यही बोलती हूँ, कोई भी बच्चा मेरे पास क्लिनिक में आता है कि आप दिन में एक चीज़ चूज़ कर लो, जो भी आपका अनहेल्दी या जंक फूड है उसमें से एक चीज़ चूज़ कर लो, चॉकलेट, चिप्स, जितना भी जंक है, कि मैंने दिन में एक ही चीज़ ऐसी खानी है, खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना है और दिन में 2 बार ब्रश करना है। इतनी केयर कर लो, कुछ होता ही नहीं है सर। हमारे खुद के घर में 2 बच्चे हैं, 4.5 साल के। ऐसा नहीं है कि हम चॉकलेट नहीं देते हैं, देते हैं, लिमिट में दो। उसके बाद बच्चे को खुद थोड़े एफर्ट्स करो कि बच्चे को बोलो कि चल तेरे को मैं कुल्ला करवा देती हूँ, तेरे को मैं ब्रश करवा देती हूँ। तो बच्चा थोड़े टाइम के बाद आदत डल जाएगी ना, खुद ही बोलेगा चॉकलेट खाने के बाद, उसको हैबिट हो जाएगी। इंटरनली उसका दिल करेगा कि मेरे चिपा हुआ है, मैं जाकर इसको रिंस करके आऊँ, मैं कुल्ला करूँ या ब्रश करूँ। तो थोड़ा सा तो पेरेंट्स के पार्ट से भी इसमें जो है ज़्यादा थोड़ा डिसिप्लिन और ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे अपन लोग छोटे थे, अपने सारे दांत खुद टूटे हैं, खुद नए आए हैं, ठीक है, 20 टीथ होते हैं एक बच्चे के मुंह में, वो टूट के पहले 28 आते हैं, बाद में 18 ईयर्स की एज पे 4 अकल जाड़े आती हैं, ठीक है। 20 की जगह 28 आएंगे, 4 बाद में अकल जाड़े आएंगे, टोटल हो गए 32। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चे के दांत टूटते ही नहीं है, क्योंकि उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स ही नहीं मिलता है जो टूटना है। च्यूइंग कैपेसिटी जो है बच्चों की बहुत कम हो गई है। बच्चे पेट भर लेते हैं अपना सॉफ्ट फूड से, पिज्ज़ा से, बर्गर से, इन सब चीज़ों से भर लेते हैं। हार्ड फूड खाते नहीं है, ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं है, फ्रूट्स खाते ही नहीं है, कोई भी जो रॉ चीज़ें हैं वो खाते ही नहीं है, सब कुछ प्रोसेस्ड खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं। तो वो कहाँ से, उनके दांत टूटते ही नहीं है, फिर हमें निकालने पड़ते हैं। फिर वो पेरेंट्स आके पूछते हैं कि इसके दांत नहीं टूट रहे। हम सबको यही बोलते हैं कि नियम बना लो कि रोज़ सवेरे 4 बादाम देने हैं, अब पे टूटनगे, क्यों नहीं टूटनगे। पर वो हैबिट्स आजकल के बच्चों में है ही नहीं। वो जो अपने पुरानी दादियाँ वगैरह सब कहती थी ना कि कच्चा खाना चाहिए, हार्ड खाना चाहिए, या लोग कहते थे हम तो ऐसे पेड़ से उतारते थे, खा लेते थे, है ना, वो सब चीज़ें आजकल ख़त्म हो गई हैं। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ ही ख़त्म हो गई हैं, अंदर बैठे रहते हैं। ईजी, पेरेंट्स को भी ईजी है, बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया, चिप्स पकड़ा दिया, हो गया काम। तो वो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कुछ तो खा रहा है ना, पेट तो भर रहा है ना। इस कॉन्सेप्ट पे सारे जने चल रहे हैं। थोड़ा सा उसको चेंज कर, उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी।
वैसे भी सिर्फ डेंटल रिलेटेड नहीं, अदरवाइज ऑल्सो वो हेल्दी नहीं है। अदरवाइज कौन सा, वो सब मैदा है, चीनी है, पाम ऑयल है, अदरवाइज ऑल्सो वो अनहेल्दी है। थोड़ा उसका इंटेक लिमिट करना ही चाहिए। मैम जैसे जूस पीती हैं या जैसे पीसीस खाना चाहिए या जूस पीना चाहिए दांतों के? सर बिल्कुल होल फ्रूट खाना चाहिए आपको, साबत फ्रूट खाना चाहिए, पंजाबी जिन्हों कहते हैं। जूस में क्या होता है, आपका फाइबर तो सारा निकल जाता है, जो आपका फाइबर का कंटेंट है वो तो सारा निकल जाता है, वो तो गुत्था बाहर रह जाता है। जो उनका मिठा मिठापन है, जो उनका मिठा जूस की है, उनका रस ही है ना, रस तो तुसी पी लिया, लेकिन जो फाइबर है, जो फायदेमंद चीज़ है, वो सारी आप डस्टबिन सੱਟਤੀ। जूस जो आप पीने वो एक एसिडिक ड्रिंक बन जाता है, वो अपने दंदा के इनामल नूं खत्म कर देता है। ये नहीं एक बारी पीता खत्म करता। लेकिन पहली गल तो सर ये है कि फ्रूट खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए, ना बच्चों को भी तो वड्डियां को भी। कोई भी इंसान है उसको फ्रूट खाना चाहिए जूस के कंपैरेटिवली। फिर भी अगर आपको जूस पीना है तो बेटर है कि आप होममेड या फ्रेश जूस पियो, रादर दैन जो टेट्रा पैक्स फ्रूटी वगैरह आते हैं, वो तो निरी चीनी है, उनका कोई फ़ायदा नहीं। आपको लग रहा है कि आप मैंगो जूस पी रहे हो, आप ऑरेंज जूस पी रहे हो, वो उसमें आप पीछे डब्बा घुमा के देख लेना सर, उसमें आधे तो प्रेजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद पल्प क्या लिखा होगा, ऑरेंज पल्प, मतलब ऑरेंज का जो अंदर का रस है उसमें सिर्फ वही है। फाइबर इंपॉर्टेंट है सर ओवरऑल, मुंह के अपने ओरल कैविटी के लिए भी और इन जनरल के लिए भी। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं रहेंगे। आपका जो फाइबर का जो कंटेंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है। गुत्था जो खाना है वो ज़रूरी है, वो जो फेंकने वाली चीज़ है वो अपने अंदर फेंकनी थी, ना कि डस्टबिन में। ये है मैम जैसे टूथब्रश चेंज कितने टाइम में करना चाहिए? सब बुक्स के अकॉर्डिंग तो 2 to 3 मंथ्स में आपको टूथब्रश चेंज करना चाहिए, अगर हम बुक्स को फॉलो करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ब्रिसल्स ऐसे हो गए हैं या टेढ़े मेढ़े हो गए और ऐसे बाहर की तरफ स्प्रेड कर गया, इसका मतलब एक तो आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो। 2 महीने से पहले आपका ब्रश ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको चेंज करना चाहिए, चाहे वो 2 महीने से पहले हो रहा है। जब वो ऐसे हो रहा है तो वो प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ में कंजूसी ना करें। ब्रश को जो है वो जैसे ही वैसे अगर आपका ख़राब नहीं हो रहा है, आप जेंटल फोर्सेस लगा रहे हो, तो 2 मंथ्स में चेंज कर लो। और अगर आपका 2 मंथ से पहले ही आपके जो ब्रिसल्स है वो ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको पहले चेंज करना चाहिए। जैसे ब्रशिंग का टाइम तो सही है, वैसे हो जाता है कईयों के, जैसे वो बैड ब्रेथ का, तो वो उसका कैसे? सर बैड ब्रेथ के मल्टीपल रीजन हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि रात को सोने वक्त 50% लोग ब्रश नहीं करते। सारा दिन हम खाते पीते हैं, फिर उसको लेकर सो जाते हैं, तो रात को जो अपना माइक्रोफ्लोरा है, जो मुंह के कीड़े हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको पूरा कचरा मिल रहा है अंदर, वो अपना काम करते हैं, तो उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो उसकी वजह से फिर बैड ब्रेथ आता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके मुंह में अपन कितने भी अच्छे से सफाई कर ले, कितने भी अच्छे से, कुछ तो छूटेगा ही, कुछ तो छूट जाता है। और वो जो छूट जाता है ना, पहले प्लाक बनता है, जो सॉफ्ट होता है उन्होंने असी प्लाक कहने हैं। धीरे धीरे जैसे वो उसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट बढ़ता है, वो हार्ड हो जाता है, पत्थर लाइक हो जाता है, उसको कैलकुलस बोलते हैं। अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, प्लाक है, कैलकुलस है, तो वो आपको रिमूव करवाना चाहिए। कचरा भी जहाँ कचरा होगा वहाँ स्मेल तो आएगी। तो लोगों को मिथ है सर, ये एक बहुत कॉमन मिथ है, लोगों को लगता है कि सफाई कराएंगे तो दांत वीक हो जाएंगे, दांत हल्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो एक बार कचरा उतर जाता है तो हल्कापन महसूस होता है। कचरे को अगर आप पाल रहे हो तो वो आपके दांत को नुकसान करेंगे। साल में बुक्स के अकॉर्डिंग तो 6 मंथ्स है कि 6 मंथ्स में आपको एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग, हमारी भाषा में स्केलिंग बोलते हैं, करवानी चाहिए। बट एटलीस्ट अगर आप साल में 2 बार नहीं करा रहे तो एक बार ज़रूर कराओ। वो भी बैड ब्रेथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उन सब की वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकता है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है बैड ब्रेथ का, उसके कोई डिपॉजिट नहीं है, एकदम अच्छे से उसका ओरल हाइजीन मेंटेन्ड है, तो फिर हम उसके दूसरे रीजंस की तरफ लुक आउट करते हैं कि कोई साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं है या उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी तो नहीं है, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकती है। मैम इसके भी जैसे दांतों का भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं? दांतों का कैंसर नहीं होता है, बेसिकली मुंह का होता है। टंग का हो गया, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं अपने, जो जैसे तंबाकू बहुत बड़ा एक रीज़न है, टोबैको च्यूइंग जो है अपने एरिया में बहुत ज़्यादा, चैनी खैनी और ये सब जो खाना है, जितने भी ये लेबर क्लास है, रिक्शा पुलर्स हैं, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा
चैनी खैनी, ये स्मोकिंग, कोई जो जो जैसे अफोर्ड करता है सर, बहुत मैक्सिमम लोग किसी ना किसी फॉर्म में इसको लेते हैं टोबैको को, चाहे वो स्मोकलेस फॉर्म है, च्यूइंग फॉर्म है आपकी, चाहे वो स्मोकिंग वाली फॉर्म है आपकी सिगरेट है। वो एक बहुत बड़ा कारण है सर मुंह के कैंसर का। और मुंह का कैंसर ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल टू ट्रीट है या उसका कोई बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, बहुत अच्छा उसका बाद में फेट है। मुंह का कैंसर बहुत खतरनाक होता है, इट इज़ फेटल, जान भी जा सकती है आपकी उसमें, और फैलता भी बहुत जल्दी है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्राइमरी रीज़न जो है वो टबैको है, वो हर फॉर्म में आपको अवॉइड करना चाहिए। जो करता है उसको छोड़ने के कई उसके फॉर्म्स आते हैं, जैसे ऐसी गम, च्यूइंग गम्स आती हैं या ऐसी मेडिसिन आती हैं जो आपको छुड़वाने में हेल्प करती हैं, तो वो आपको लेनी चाहिए। इसका मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। मैम जैसे फाजिल्का में आप बात कर रहे हो कि वो उसका पानी में शोर की वजह से, तो ये उसी की वजह से येलोनेस वगैरह होती है? येलोनेस तो डेफिनेटली पानी की वजह से है। जो फ्लोराइड है वो अपना स्टेन छोड़ता है, ब्राउन कलर, येलो डिस्कलरेशन जो है वो आती है। तो उसमें भी दो तरह से होती है कि अगर तो आपकी मतलब दांत के ऊपर ऊपर है तो वो तो हमारी मशीन से, स्केलर से उतर जाते हैं, दांत आपके साफ़ हो जाते हैं। बट अगर जब आपके दांत बन रहे थे तब वो स्टेन्स बन गए और वो दांत के अंदर ट्रैप हो गए, अंदर अंदरूनी दाग हो गए, मतलब फिर वो उतरते नहीं हैं ब्रश से, ना ब्रश से ना हमारे स्केलर से। उसके लिए स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं, जो अबाउट टू मैरिड होती हैं, वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हमारे फ्रंट वाले दांत अच्छे नहीं हैं तो इनका कुछ करो। उसके लिए फिर विनियर्स होते हैं या ब्लीचिंग भी होती है। ब्लीचिंग भी हर किसी में सक्सेसफुल नहीं है, ब्लीचिंग से सिर्फ एक शेड लाइटर जाता है। हार्मफुल होता है ये ब्लीचिंग? थोड़ी हार्मफुल तो होती है सर। ब्लीचिंग का ये है कि एक बार तो इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि जो आपका कलर है टूथ का उससे 1 या 2 शेड लाइटर हो जाते हैं, लेकिन ब्लीचिंग जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे फेस की ब्लीच है, आप अपने बॉडी ऑर्गन का कलर नहीं चेंज कर सकते, उसको थोड़ा केमिकल से लाइटन कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए वो चेंज हो जाएगा। जैसे फेस की ब्लीच है लगाई तो ये तो नहीं है ना हमेशा रिजल्ट रहेगा, थोड़े टाइम बाद आपका बॉडी कलर वैसा दोबारा हो जाता है। ऐसे ही डेंटल ब्लीच होती है, एक तो वो सर थोड़ा एसिडिक होती है तो बाद में सेंसिटिविटी के इश्यूज आते हैं। मैं पर्सनली किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ ब्लीचिंग, मैम। पर्सनली एक नहीं मैं जैसे करती recommend। अकल दाढ़ का तो वो जरूरी, जैसे आप कह रहे हो कि 20 साल के बाद? सर जो अकल जाड़ होती है, अगर आप आज से 100 साल पहले किसी महाराजा के किले वगैरह में जाओ ना तो बड़े बड़े उनके आप देखना बड़े बड़े क्लोथ्स होंगे, बड़ी बड़ी जुतियाँ होंगी। ह्यूमन साइज आज से 100 ईयर्स पहले बड़ा था। विद एवोल्यूशन ह्यूमन साइज कम हो रहा है, नंबर ऑफ टीथ उतने ही है, दंत बत्ती है पर मुंह छोटा हो गया है। वो पूरे नहीं आते, वो एकोमोडेट नहीं हो पाते। जब वो एकोमोडेट नहीं हो पाते तो वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी का पूरा आ जाता है, किसी का टेढ़ा आ जाता है, किसी का अपनी लाइन से बाहर आ जाता है या अंदर आ जाता है। तो जब वो आता है, अगर उसको अच्छे सी जगह मिल रही है तो वो पेनलेसली आ जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता मेरा दांत आ गया है। लेकिन आजकल ये बहुत कम प्रेवलेंट है, ज़्यादा कॉमन है कि लोगों को तकलीफ होती है, अकल जाड़ है वो टेढ़ी होती है, फंस जाती है तो उसमें पेन होता है। तो उसमें हम यही एडवाइस करते हैं, एक बार तो वेट करते हैं, अगर पेशेंट 18 to 24 के ब्रैकेट में है कि अभी आप वेट करो शायद ये साइलेंट हो जाए। अगर रिपीटेडली पेशेंट को पेन आ रही है कि हर महीने बाद उसको पेन किलर खाना पड़ रहा है या वो बड़ा ही हफ्ता लगातार दवाई खा रहा है, तो एक्सट्रैक्शन मतलब रिमूवल के अलावा उनका और कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सेंसिटिविटी का मैम, इसके क्या कारण होते हैं? सेंसिटिविटी का भी सर मेन, आपको जैसे मैंने पहले बताया, यही 2 मेन रीजंस है कि आपका टूथ स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, चाहे वो आपकी फॉल्टी ब्रशिंग से हो रहा है, चाहे वो कीड़ा लगने की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से सेंसिटिविटी आती है। मैम जैसे एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, तो उसका जैसे अब जितना छोटा हो सके उतना आंसर देने की बजाय, जैसे येलो टीथ के लिए हम घर में जैसे नुस्खे लगाते हैं कि ऐसे कर लो, उस पर यूट्यूब से या फेसबुक पे देखे, क्या वो सही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं होते हैं। कुछ भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कुछ भी आप गूगल पे देख रहे हो, अगर जब तक वो मेडिकली प्रूवन नहीं है, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट दांतों पे क्या बॉडी में कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। बैड ब्रेथ का कोई घरेलू नुस्खा जैसे अभी ठीक करना हो तो? सर घरेलू नुस्खा यही है कि रात को सोने वक्त ब्रश करो, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ले करो, वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक बन जाता है, तो आपका जो मुंह के हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको वो ख़त्म कर देता है। आपका फेवरेट फूड या फ्रूट? फूड राजमा चावल। ट्रैवलिंग प्लेस कौन सा पसंद है आपको?
सर कुछ भी जहाँ पर ठंड ना हो, बीच हो, ऐसा प्लेस मुझे गोवा अच्छा लगा। में। गोवा वगैरह कह सकते हैं आप। संडे पसंद है या मंडे? डेफिनेटली संडे सर। फेवरेट स्पोर्ट आपका? फेवरेट स्पॉट क्रिकेट। मैम जैसे इसके बाद ये तो चलो ख़त्म हो गया, जैसे ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि मतलब कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम वहाँ पे आके अपने आप को कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म है, कुछ भी नहीं होता। तो जो ऐसा सोचते हैं या जो ये सोच लेते हैं कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो उनके सर लिए रात के बाद दिन होना ही होना है, ये विधि का विधान है, रात के बाद दिन होना ही होना है। मेरा एक ही फंडा है कि दिस टू शैल पास, ये वक्त निकल जाएगा। अगर जो भी आपकी लाइफ में आपका टफ फेज़ आ रहा है, एक बार वो टॉलरेट करना तो डिफ़िकल्ट होता है। लो फेजेस ऐसा नहीं है कि उसमें आप एकदम से उसमें आप बहुत हाई एनर्जी के साथ या पॉजिटिविटी के साथ रह पाओ, ज़रूरी नहीं आप डिप्रेस हो सकते हो। बट अगर आप थोड़ा हौसला रखो तो वो टाइम आपका निकल जाएगा, और आप कुछ किसी भी टफ फेज से निकलते हो ना, चाहे आप उसमें से आपको सक्सेस ना मिले, चाहे फेलियर ही मिले, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। और लाइफ में लेटर ऑन एक्सपीरियंस ही काम आते हैं, मैच्योरिटी आती है, आपको समझ आता है मैं कहाँ गलत था। मिस्टेक्स तो पार्ट एंड पार्सल है, वो होनी है, लेकिन जो आपका टफ टाइम है उससे आप लेसन लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने आपको क्या सिखाया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम कुछ अपने साथ कुछ रिश्तेदार या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा टाइम चल रहा होता है तो वो साथ होते हैं, तो कुछ टाइम ऐसा आता है कि बैड फेस जिसको बोल देती हैं कि वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाते। सर ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। वो कहते हैं ना चढ़दी कला नु सलाम है ना, तो ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे ही हैं कि आपके गुड टाइम में आपका दूर का रिश्तेदार भी आपका पास का हो जाता है, और आपके टफ टाइम में आपके पास वाले भी मुंह फेर लेते हैं। ये मेरे साथ नहीं है, आपके साथ, सबके साथ ही है। तो उसमें आपको देखना है, आपको पता चल जाता है आपको कि इस बंदे ने मेरे टफ टाइम में मेरे को सपोर्ट किया है, या मेरे को बैक दी है, मेरे को मॉरली सपोर्ट किया है। तो ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं वो आपके रियल ट्रेजर है, वो जेम्स हैं, उनको संभाल के जो है ना वो संभाल के रखना चाहिए। वो एक है, मैंने कहीं यूट्यूब पे ही देखा था मैंने भी, कि अगर आप जो आपके ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें थोड़ी चीज़ें आपको नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। जो भी आपके कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में है, या चाहे वो रिलेटिव्स में है, कैसे भी, आपका वो स्टाफ भी हो सकता है। कई बार आपका अनएक्सपेक्टेड लोगों से बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो अगर आपने ऐसे लोग आपको कहीं दिख रहे हैं तो उनमें छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। थोड़ा सा झुक के अगर रिश्ते बचते हों तो बचा लेने चाहिए, और जो आपके ऐसे रियल ट्रेजर्स हैं उनको चेरिश करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। मैम इंसानियत की सही परिभाषा क्या है? सर अपना जीवन सही से जियो, मेरी तो यही परिभाषा है कि जो भी आप कर रहे हो आपको अंदर पता होता है। कई लोग कह देते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चला, मुझसे ये गलती हो गई। गलती सर एक बार होती है, बार बार नहीं होती। हर बंदे को पता होता है, अंदर ही उसको पता होता है कि यहाँ मैं गलत हूँ, ठीक है। तो अपने आप को ना जितना हो सके सिंपल रखो लाइफ अपनी, ज़्यादा शोशेपन में या ज़्यादा उसमें रखोगे अपना जो लाइफ का आपका मोटिव है ना, अपना काम अपनी डेडिकेशन से करो। और जितना हो सकता है, जब सामने वाले का, इंसानियत क्या है सर, यही है कि अगर सामने वाला कोई दुख में है, आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको इग्नोर करके भी चल सकते हो और आप उसकी हेल्प भी कर सकते हो। अगर आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आपको सर डेफिनेटली करनी चाहिए। यही इंसानियत है आज के कलयुग में, कि जो सामने वाले का दुख है ना, एक बार अपने आप को उसकी प्लेस पे रख के देखो और उसकी पोजीशन को समझो, और अगर आप किसी भी तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली करनी चाहिए। मैम कुछ लास्ट संदेश आप देना चाहो फाइल का जनता को? सर यही संदेश है कि मेरे को तो फाजिल का बहुत पसंद है, मैं यहीं की लड़की हूँ, मैं तो सबको बोलती हूँ मैं यहीं की लड़की हूँ, यहीं की बहू हूँ, तो मुझे तो फाजिल का बहुत पसंद है। पता नहीं लोग क्यों कह देते हैं कि रिमोट एरिया है, यहाँ ग्रोथ नहीं है, सब है, ऐसे अक्सर लोग बोल देते हैं। बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, कोई अब्रॉड सेटल हो रहा है, कोई बड़े सिटीज़ में सेटल हो रहा है, तो जहाँ आप पैदा हुए हो अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार होना चाहिए, और मुझे तो है, और मेरा तो यही रहने का मन है। और अपने जो सिटी को हम मिल बांट के, जैसे आप हो, आप भी यहीं पे ही अपनी सर्विसेज दे रहे हो, है ना, हम अपनी सर्विसेज यही दे रहे हैं। अपने सिटी को एक बेटर प्लेस बनाएं,
और खुद भी अच्छे से जिएं और लोगों को भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ। थैंक यू ਤਾਂ सो मच। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। जिंदाबाद।